हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए, आज का सेशन जो है बड़ा खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा। उसके लिए हम लोग आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस सेशन को आप पूरा अटेंड करिए। और आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और इसका लिंक जल्दी से किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए अब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, आज इस सेशन में हम लोग गेस क्वेश्चन बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, गेस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो यह देश जो था, यह देश जापान था। देखिए, जापान ने 7 दिसंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जापान ने 7 दिसंबर 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेस जो कि प्रशांत महासागर में स्थित था, पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण किया। और उसके अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को, उसके अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका का प्रवेश दूसरे विश्व युद्ध में हो गया। और देखिए, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जापान पर एटम बम गिराया था। आपको याद होगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था जिसका नाम लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था जिसका नाम फैट मैन था। और इस आक्रमण के बाद, यानी कि जो यह परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर है। बताइए, अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, अलंग जो है यह एक सीप स्क्रैपिंग यार्ड है, यानी कि जहाज़ तोड़ने के लिए यह प्रसिद्ध है। और यह जो है यह गुजरात के भावनगर में स्थित है। और देखिए, अलंग को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अलंग को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स, और प्लीज़ एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे। सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार सेशन को जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य शैली है। जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य शैली इसमें से कौन सी है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से मंदजास। ठीक है, मंदजास रऊफ ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। सत्रिया असम का है, लावनी महाराष्ट्र का है, और मांच जो है ये कहाँ का है? तो मांच जो है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और आज ही मैंने आपको हिंदी का एक स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है। बिहार पुलिस में हिंदी का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, और क्या पढ़ेंगे आप कि हिंदी के प्रश्न आपसे एग्जाम में बन जाएगा, उन सभी पॉइंट्स को मैंने वहाँ पर डिस्कस कराया हुआ है। और करीब 28-30 मिनट का सेशन है। अगर आप उतना कर लेंगे तो 4 से 5 नंबर हिंदी में आपका पक्का आ जाएगा। ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए मांड, यहाँ पर देखिए मांड मुख्य रूप से खाली स्थान दिया गया है कि एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। मांड जो है ये कहाँ की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए।
जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जो लोग इसका आंसर देंगे समझिए कि उनकी तैयारी बेहतरीन है बिहार पुलिस के लिए। चलिए लगाइए इस प्रश्न को कि मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। तो ये कहाँ की है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये राजस्थान की है। कहाँ की है? तो राजस्थान की है मांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे कि एपेक का फुल फॉर्म क्या है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। एपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एपेक का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये सिंगापुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये होते हैं किसके? तो देखिए ऊपरी भाग जो होता है ये अवतल होता है और निचला भाग जो होता है ये उत्तल होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो है देखिए बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम लिया गया था अभी फ़िलहाल में शायद मई महीने में लिया गया था, उसमें यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। देखिए आपको पता है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट जो है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना है भाई? तो 80 सीट है। बिहार में कितना है? देखिए बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में जो है ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में 48 है। मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में जो है 29 है। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 39 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में 48 यहाँ पर हो गया। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो पश्चिम बंगाल में जो है यह 42 है। और आंध्र प्रदेश में कितना है? तो ये 25 है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है कितना? 48। इनमें से मतलब दूसरे नंबर पर, पहले पे तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया महाराष्ट्र 48, ठीक है। और पश्चिम बंगाल 42। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, ठीक है। चलिए बताइएगा। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न इस तरह से भी आपको मिल जाएगा कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। एक ही बात हो गया, विश्व विरासत स्थल पूछेगा या स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछेगा। अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे यह प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। यह गेस क्वेश्चन है सारे के सारे बिहार पुलिस के लिए। जिनका पेपर 1 तारीख को, 7 तारीख को और 15 तारीख को है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइएगा थॉमस कप यह दिया जाता है तो ये बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप और उबेर कप, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। उबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप भी बैडमिंटन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी आपने कर रखा है, चूँकि गेस क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है। तो ये दांते को माना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो है यह कहाँ से हुई थी, तो इटली के फ्लोरेंस नगर को माना जाता है, ठीक है। फ्लोरेंस नगर जो इटली का है वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। दांते राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरकी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या फिर एनार्की? चलिए बताइएगा। इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में बनते हैं। बताइए एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है
वह राज्य क्या कहलाता है? तो देखिए वह राज्य जो है यह कहलाता है अराजकतावाद। ठीक है, अराजकतावाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ अराजकतावाद। ठीक है, हिंदी में अराजकतावाद और अंग्रेजी में इसको एनार्की कहेंगे। अच्छा, डायरकी क्या है? डायरकी, तो देखिए डायरकी का मतलब क्या होता है? तो डायरकी का मतलब होता है शासन का ऐसा अधिकार जो दो व्यक्तियों के हाथ में होता है। ठीक है, प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? तो समाज के कुछ धनी लोगों के हाथ में शासन का प्रभुत्व होता है। और ऑटोक्रेसी में क्या होता है? ऑटोक्रेसी में सारी शक्ति जो होती है यह एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन पॉइंट्स को भी जरूर साथ साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 12 नंबर है फ्रेंड्स। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए आपके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ, 1 घंटे के आसपास कंटिन्यू बोलना होता है। समझ जाइए कि कितना मेहनत लगता होगा। एक बार सेशन को लाइक करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क की रोशनी के जो परावर्तक होते हैं ये साधारणतः किस दर्पण के होते हैं? बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आप प्रयास करिए 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर देने के लिए। तो ये कौन सा अवतल दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि इस दर्पण द्वारा प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। इसीलिए जो है परावर्तक जो होते हैं सड़क की रोशनी के, ये साधारणतः अवतल दर्पण के होते हैं, क्योंकि इस दर्पण के द्वारा प्रकाश की शक्तिशाली और समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखिए लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह किस राज्य में है? चलिए बताएंगे, हो सकता है आपके लिए यह नया प्रश्न हो। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लवलोंग जो है ये कहाँ पर है? लवलोंग जो है कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यह जो है झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये अश्वमेघ देवी हैं। कौन? अश्वमेघ देवी। अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? अगर आप 50% भी प्रश्न इसमें से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। ठीक है, चलिए द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह पुस्तक जो है यह लिखा है लेनिन ने। किसने लिखा है? व्लादिमीर लेनिन ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लियो टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस है। आपको याद होगा वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, तो ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। कार्ल मार्क्स का आपको याद होगा दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? एक अर्गो कैल्सीफेरॉल है और एक जो है एक कोली कैल्सीफेरॉल है। एक कोली कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये अर्गो कैल्सीफेरॉल है और एक होता है कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोली और बाकी यहाँ पर देखिए कैल्सीफेरॉल तो लिखा ही गया है, कोली कैल्सीफेरॉल बताइएगा। तो देखिए अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है यह कहते हैं विटामिन D2 को, और विटामिन D3 को कहा जाता है कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, वैसे तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, लेकिन अर्गो जब लग जाएगा तो विटामिन D2 है, और कोली जो लग जाएगा तो ये विटामिन D3 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी सुर्खियों में रहा है G20। चलिए चूँकि इस बार आयोजन अपना प्यारा भारत किया था, दिल्ली में आयोजन किया गया था इसका। ठीक है, 2023 में। 2024 में कौन सा देश करेगा? चलिए बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए G20 की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ 20, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ठीक है, चलिए ब्राज़ील करेगा। कौन सा कंट्री करेगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, ये तीनों याद रखिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। दूसरा कब हुआ था? दूसरा 2002 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 2012 में हुआ था, फिर से ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन बड़ा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वित्त आयोग है एक, वित्त आयोग जो है एक किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए वित्त आयोग जो है फ्रेंड्स, यह एक किस प्रकार की संस्था है? तो चूंकि इसका संविधान में वर्णन है, संविधान का अनुच्छेद 280 आपको याद होगा, इसके अंतर्गत जो है वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, वर्तमान में जो है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। कौन है? एन.के. सिंह हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, चूँकि संविधान में इसका जिक्र किया गया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी बात की जा रही है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस की। चलिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए विश्व की लघु संसद कहा जाता है किसको? महासभा को। और यही महासभा जो है यह नियमित रूप से हर दूसरे वर्ष बजट अनुमोदित करती है। ठीक है, महासभा राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद होगा कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी सरकारी भाषा पूछा गया है न्यायालय की, जो कि फ्रेंच और इंग्लिश है, यानी कि फ्रेंच और अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंच और अंग्रेजी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा राइट आंसर। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट करके जाइएगा। बताइए पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? इसको लिखा है माओ जेडोंग ने। माओ जेडोंग यानी कि माओ से तुंग, हिंदी में, अंग्रेजी में कहीं कहीं आपको माओ जेडोंग दिया रहेगा, या हिंदी अंग्रेजी में भी हिंदी की तरह इस तरह से माओ जेडोंग लिख दिया जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो माओ जेडोंग या माओ से तुंग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये महिला जो है ये कौन है? तो फ्रेंड्स यह मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सन भी आप याद रखेंगे 1979 में। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? ये भी प्रश्न बनता है। भारत रत्न इसको दिया गया था इनको 1980 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत जो है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम है, रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेशम कीट पालन जो है ये क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यह सेरीकल्चर कहलाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, और वर्मी कल्चर केचुआ पालन कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है, इनमें से किसका संबंध है? बताइएगा, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से। राइट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था। बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है? तो राइट आंसर देखिए हॉब्स का है, लॉक का है, और रूसो का भी है। इसमें से मिल का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें याकू जनजाति पाए जाते हैं? याकू जनजाति पाए जाते हैं, बताइए। याकू जनजाति जो है इनमें से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अच्छा, कांगो बेसिन में जो है पिग्मीज जनजाति पाए जाते हैं, पिग्मीज जनजाति पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाया जाता है, ये आपको याद है, ठीक है, बद्दू जनजाति पाया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा टुंड्रा प्रदेश में जो है, टुंड्रा प्रदेश में यह आपको याकू जनजाति पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से है? ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान से कौन सी अनुसूची है? तो देखिए दल बदल पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1985 में, 1985 में आपको याद होगा कि दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 10वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? यानी कि उसमें कोशिका नहीं है, सेल उसमें प्रेजेंट नहीं है, अकोशिकीय है, कोशिका इसमें अनुपस्थित होता है। अकोशिकीय जीव जो है इसमें से कौन सा है? तो ये वायरस होता है अकोशिकीय, यानी कि विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लेंगे कि फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? डेट सहित आपको बताना है, बताइएगा। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा जो है यह कब की गई थी? तो देखिए फ्रांस में जो मानवाधिकार की घोषणा है इसका मसौदा किसने तैयार किया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मसौदा जो है ये मार्क्विस, यहाँ मैं लिखता हूँ मार्क्विस दी लाफायट, मार्क्विस दी लाफायट ने थॉमस जेफरसन के साथ, किसके साथ मिलकर के? थॉमस जेफरसन के साथ, थॉमस जेफरसन के साथ मिलकर के जो है मसौदा तैयार किया था फ्रांस में मानवाधिकार की। कौन? मार्क्विस डी लाफायट ने थॉमस जेफरसन के साथ मिलकर के फ्रांस में मानवाधिकारों का मसौदा तैयार किया था। कब ये घोषणा हुई थी? तो ये घोषणा हुई थी 27 अगस्त 1789 को, 27 अगस्त 1789 को। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बिहार में घोघा झील कहाँ पर स्थित है? अच्छा, कांवर झील तो आपको याद होगा, कांवर झील कहाँ पर है? तो कांवर झील जो है यह बेगूसराय में है। घोघा झील पूछा गया है, बताइएगा। सरियामन झील पश्चिम चंपारण जिला में है। घोघा झील जो है यह कटिहार में है, ठीक है। घोघा झील, गोगाबिल भी कटिहार ही में है, याद रखिएगा, गोगाबिल, ठीक है, गोगाबिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, गोगाबिल। अगला प्रश्न करेंगे 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, जरा थमिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पूछा गया है, न कि विटामिन पूछा गया है। विटामिन नहीं पूछा गया है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो यह प्रोटीन कौन सा है, चलिए बताइए। अगर पूछता कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है तब विटामिन के होता, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन पूछा गया है, तो यह प्रोटीन जो है यह फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन है, ठीक है। अच्छा, ये हिफेरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, बट ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के भीतर रक्त को जमने से कौन रोकता है? रक्त के जमने से कौन रोकता है? तो यह हिपैरिन है। और फाइब्रिनोजन जो है यह थक्का बनाने में मदद करता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। विटामिन पूछेगा तो विटामिन के होगा। भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए, भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ज़रा आप आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भारत की अधिकांश जो वर्षा है यह किस मानसून के कारण होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है अधिकांश वर्षा जो होती है यह भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन के अतिस्रावन से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? अच्छा, ये सोच समझ करके आंसर देने वाली बात है। चलिए देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? चलिए, अच्छा, इंसुलिन तो आपको पता ही है, अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से यह स्रावित होता है, ठीक है। और देखिए इसके अतिस्रवण से जो है कौन सा रोग होता है? तो देखिए इंसुलिन के अल्प स्रवण से, यानी कि कम स्रवण से, इंसुलिन के अल्प स्रवण से
यानी कि कम श्रवण से क्या होता है, तो रक्त में जो है, रक्त में शर्करा की मात्रा जो होती है, शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अति श्रवण से क्या होगा, तो देखिए अति श्रवण से होता है शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, अति श्रवण से। ठीक है, अति श्रवण से शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, और ये होता है हाइपोग्लाइसेमिया रोग। ठीक है, और अल्प श्रवण से क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमेह हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया होता है और इसमें रक्त की शर्करा कम हो जाती है, और अल्प श्रवण से क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कि मधुमेह कहते हैं। इसीलिए जरा ध्यान से पढ़िएगा, अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया और अल्प श्रवण से मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। ठीक है, ये 7 रंग होता है, जब यहाँ से ये आपतित होता है तो अब इन 7 रंगों में आप देखेंगे कि रेड का जो होता है ये तरंग दर सबसे अधिक होता है, रेड सबसे नीचे होगा, रेड का तरंग दर सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जो बैगनी है उसका तरंग दर सबसे कम होता है। तो जिसका भी तरंग दर सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन जो होगा सबसे कम होगा। यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा कि श्वेत प्रकाश एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होगा। तो न्यूनतम विचलित जो होगा ये लाल रंग का होगा। अधिकतम पूछता तो बैगनी होता, क्यों, क्योंकि बैगनी का तरंग दर कम है, इसीलिए इसका विचलन ज़्यादा होगा। 36 नंबर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया। अगर दूसरी ना पूछ करके सीधे पूछता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अन्नाईमुडी होता, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी जो है ये डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, जरा बताइएगा। यहाँ पर देखिए मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जेएल बेर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जेबी डनलप जो हैं इन्होंने वायवीय टायर का आविष्कार किया था। वायवीय टायर का आविष्कार किया था जेबी डनलप ने, वायवीय टायर का। ठीक है, और ई टेरिसोली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि खसरा रोग किसके कारण होता है। खसरा रोग का कारण क्या है, तो देखिए खसरा रोग जो होता है यह किसके कारण से होता है, तो ये वायरस के कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में, अच्छा हर्षचरित सबसे पहले जान लीजिए ये किसकी रचना है, ये वानभट्ट की रचना है। वानभट्ट कौन थे, तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसी हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद में प्रधान सेनापति क्या कहलाता था, तो जो प्रधान सेनापति होता था वो क्या कहलाता था, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए प्रधान सेनापति जो कहलाता था ये कहलाता था सिंहनाद, क्या कहलाता था, सिंहनाद कहलाता था। ठीक है, देखिए हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद में हर्ष के जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गज सेना का प्रमुख होता था, गज सेना का, वो क्या कहलाता था, वो स्कंदगुप्त कहलाता था, गज सेना का प्रमुख। और अश्व सेना का प्रमुख जो होता था ये कुंतल कहलाता था। प्रधान सेनापति सिंहनाद कहलाता था, और प्रधान सचिव जो होता था वो भंडी कहलाता था। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, चलिए सभी लोग जरा आंसर कमेंट करिएगा। अच्छा अभी आप आंसर कमेंट करिए कि इन 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपने सही कर दिया है। अब तक इन 40 में से कितने प्रश्नों का सही से आंसर आपने दे दिया है, ज़रा एक बार बता दीजिए तो मैं देखूं कि कितने लोगों का 40 में से कितना नंबर आया हुआ है। चलिए कोशिश करिएगा 40 में से कम 25 नंबर लाने का। ठीक है, चलिए 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो ये दंडी हैं। कौन है, दंडी हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है।
मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो ये रेखा जो है इसको कहा जाता है कंटूर्स रेखाएं, कंटूर्स रेखाएं कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आइसोहाइट है, आइसोहाइट जो है यह समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। आइसोबार समान दाब वाले स्थान को मिलाता है, समान दाब वाले स्थान को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ये वर्षा वाला जरूर याद रखिएगा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। जैन धर्म का 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, उसके बाद यहाँ पर एक हो जाएगा अस्तेय और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो यहीं पूछा गया है कि ब्रह्मचर्य जो है यह किसने जोड़ा था? तो ये देखिए अहिंसा से लेकर के यहाँ पर अस्तेय तक, ठीक है, ये 4 महाव्रत को जोड़ा था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने। और जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने जोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर है कि इनमें से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर इसमें से देखिए द कोलिजन ईयर इन्हीं की पुस्तक है, द टर्बुलेंट ईयर भी है और द ड्रामेटिक डिकेड जो है इन्हीं की पुस्तक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था? भारत का पहला समाचार पत्र इसमें से कौन सा था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से। तो ये बंगाल गजट था, ठीक है। यह शुरू किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसे स्टार्ट किया था, द बंगाल गजट को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, मैंने कल आपको कराया था और उसी दरमियान बताया था कि सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्र नदी से बना है और यह असम में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? देखिए जो वोटर लिस्ट होता है ना, मतदाता सूची, यह चुनाव आयोग तैयार करता है और मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किस सूची पर? बताइए किस सूची पर? संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा आपको याद है 7वीं अनुसूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको याद भी होगा। चलिए तो बताइएगा यह किस सूची पर है? तो यह राज्य सूची पर है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो यह आर्टिकल जो है 213 है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 368 जो है यह संबंधित किससे है? तो देखिए भाग 20 में आपको याद होगा कि संविधान का जो भाग 20 है उसमें अनुच्छेद 368 जो है यह संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? देखिए एक अध्यक्षात्मक होता है और एक होता है संशोधनात्मक, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। अध्यक्षात्मक में क्या होता है? तो अध्यक्षात्मक में सर्वे सर्वा भी जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। क्यों होता है? तो अध्यक्षात्मक में वास्तविक, ठीक है, एक होता है संवैधानिक, एक होता है संवैधानिक। तो अध्यक्षात्मक में जो है संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। किसमें? तो अध्यक्षात्मक में। इसीलिए सर्वे सर्वा जो है यानी कि संवैधानिक और वास्तविक ये राष्ट्रपति होता है। और संशोधनात्मक में क्या होता है? तो संशोधनात्मक में संवैधानिक राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा सर्वे सर्वा अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है?
चलिए बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, या स्टार लगाइएगा। कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरल विकिरण का भाग नहीं है? तो ये स्कैटरिंग है। कौन सा है? स्कैटरिंग है। तो यानी कि स्कैटरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? बिखरना। ठीक है, बिखरना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में हुआ था, बम्बई में इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। चलिए किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में थकान जो है किसके संचय के कारण होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो यह लैक्टिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ जीता बना लीजिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन है? तो फ्रेंड्स यह सरबजोत सिंह है। कौन है? तो सरबजोत सिंह है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? 74वां गणतंत्र दिवस था इस समय, और इस बार जो मनाया गया 2023 में, और इसमें चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, और किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तराखंड की झांकी को। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, नरेंद्र कापानी ने किया था। किसने? नरेंद्र कापानी ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे कि कटमई ज्वालामुखी कहाँ पर है? कटमई ज्वालामुखी कहाँ पर है? चलिए बताइए। देखिए कटमई ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। कटमई ज्वालामुखी को 10,000 धुओं की घाटी कहा जाता है। 10,000 धुओं की घाटी कहा जाता है। 10,000 धुओं की घाटी कहा जाता है कटमई ज्वालामुखी को। 10,000 धुओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है संयुक्त राज्य के अलास्का में है। ठीक है, अलास्का राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा USA में है, अलास्का में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है S सोमनाथ हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय है। चलिए बताइएगा गैर नवीकरणीय कौन सा है? तो इसमें से सौर ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय, पवन भी है, जल विद्युत पे कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गैर नवीकरणीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 60 ही प्रश्न को आज हम लोग इसमें गेस क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। इन 60 प्रश्नों में से कितना आपने स्कोर किया है, और सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।